दोस्तों हमारा 4 मार्च को कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का बोर्ड परीक्षा का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ क्योंकि इसलिए पहले ही आपको 2 अंकी वाले महत्व प्रश्न, 3 अंकी वाले महत्व प्रश्न बताए हैं और वस्तुनिष्ठ भी साथ साथ लेके चल रहा होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ये दोस्तों आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट आ गया है वस्तुनिष्ठ का, तो उसे भी आपको देख लेना है। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्रम से वीडियो मिल जाएंगी तो आपको प्रॉपर अपनी तैयारी करते जाइएगा। ओके, देखिए आपको तैयारी तो करना ही है। ओके, तो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, फिर अपने हिसाब से भी आप क्या तैयारी करते जाइएगा। तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है। मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है और सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। सबसे पहले आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हो गए विकल्प वाले। पहला है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों आपका एडम स्मिथ को। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। जब कुल उपयोगिता स्थिर कहा जा रहा है तो सीमांत उपयोगिता आपकी क्या शून्य होती है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है? इससे संबंध में मैंने आपको 3 नंबर का क्वेश्चन बताया था। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, वो आपके क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। साथ ही वहाँ से इस बार से जिस बार से ये क्वेश्चन है इसी बार से आपका वस्तुनिष्ठ बन सकता है। एक फर्म का उत्पादन फलन है तो हो जाएगा दोस्तों आपका आगतों व निर्गतों में संबंध। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है तो समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन किया है। समग्र का मतलब होता है संपूर्णता और समष्टि का मतलब भी संपूर्णता से। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या संपूर्णता का अध्ययन होता है, जबकि अगर आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र पूछा जाए तो उसमें इकाई का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यक्तिगत परिवार का बात हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एमपीसी प्लस होता है एमपीएस इक्वल टू होता है आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है? तो विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयुक्त होता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है तो अर्थव्यवस्था की क्या केंद्रीय समस्या क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन दिया जाए, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ये तीनों समस्याएं हैं, तो इसलिए उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधिमान तटस्था, अधिमान वक्र का है, तटस्था वक्र का एक ही बात रहने वाली, क्वेश्चन आपसे बताया था। तो इसमें होता है तो मूल बिंदु की क्या है और उत्तर होता है। नेक्स्ट है अल्पकाल में उत्पादन फलन कौन सा नियम लागू होता है? तो अल्पकाल में उत्पादन फलन में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। ओके, नेक्स्ट है अनुपातों नियम द्वारा लागू होता है। नेक्स्ट है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? डेल सी अपॉन डेल वाई। और डेल के परिवर्तन को यहाँ बता रहे हो, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी होता है डेल सी अपॉन डेल वाई, यानी पहले नंबर का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर होगा सेकंड वाला के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। ये सभी इस बार से फॉर्मूले जरूर आपको याद कर रहने हैं। बजट संसद में बजट पेश करता है तो बजट हमेशा क्या वित्त मंत्री पेश करता है। अब दोस्तों हम देखेंगे स्थान की पूर्ति कीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी को अपने लाभ को डेस करना पड़ता है तो अधिकतम करना पड़ता है। नेक्स्ट है आय बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तुओं की मांग घटा देता है तो आय बढ़ने पर जो निम्न स्तरीय वस्तु होती है यानी लो क्वालिटी वाली वस्तु होगी उनकी मांग घटा देगा। अब कैसे आय बढ़ रही उपभोक्ता की, यानी उसके पास उपभोक्ता के पास है, यानी व्यक्ति के पास पैसा अच्छा आ रहा है तो वो क्या लो क्वालिटी वाला सामान क्यों खरीदेगा, इसलिए लो क्वालिटी वाली निम्न स्तरीय वस्तु होती है उनकी मांग घट जाती है। जैसे सीमांत सहप्राप्ति में परिवर्तन की दर है, सीमांत सहप्राप्ति कुल सहप्राप्ति में परिवर्तन की दर है। मैंने आपको सिखाया भी था, क्वेश्चन आंसर में आपको समझाया था ओके किस प्रकार से आपका है कुल सहप्राप्ति से हमने सीमांत सहप्राप्ति का निकाला था। ओके, तो ये पूरे संबंध मैंने उसमें बताया था आपको। नेक्स्ट है विजातीय समूहों की समस्या अर्थव्यवस्था में पाई जाती है तो विजातीय समूह की समस्या समष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं। कर्मचारियों के परिश्रमिक की गणना डेडेस विधि से की जाती है तो मजदूरी आय गणना से की जाती है। समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति का अंतर क्या कहलाता है? आपके स्फीतिक अंतराल कहलाता है। छोटे छोटे चरों का अध्ययन डेडेस अर्थशास्त्र में किया जाता है। छोटे छोटे चरों की बात हो रही तो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। गिफिन वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? धनात्मक होती है। गिफिन वस्तुओं की मांग की लोच क्या है? धनात्मक होती है। एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जो पहली वस्तु के उत्पादन की त्यागी नहीं पड़ती है। ओके, आपकी अवसर लागत कहलाती क्या है? अवसर लागत यानी जो आपने उस लागत को प्राप्त करने दूसरी वाली लागत त्यागी। ऐसे इसको इस प्रकार से आप समझिए कि आपकी मान लीजिए जॉब लग रही है, जॉब लग रही है, आपकी 3 जगह जॉब लगती है। एक जगह आपको 20,000 मिलते हैं, एक जगह 40,000 मिलते हैं, एक जगह आपको क्या है 80,000 मिलते हैं। मैं आपसे पूछूंगा आप कहाँ जॉब करेंगे? सीधी बात है, जहाँ आपको 80,000 रुपये मिल रहे हैं वहाँ आप जॉब करेंगे। तो हमने 80,000 जॉब पाने के लिए आपने 2 चीज़ों को त्यागा, 20,000 वाली जॉब को, 40,000 वाली जॉब को, यानी टोटल कितने रुपए, यानी 40,000 और 20,000 60,000 रुपये त्यागे। 80,000 प्राप्त करने के लिए आपने 60,000 त्याग दिए, तो ये आपकी त्यागी हुई मात्रा वही आपकी क्या है? अवसर लागत कहलाई। क्लियर है? ओके, आयु से समझ में आया होगा आपको थोड़ा बहुत। संपूर्ण अर्थ
अर्थशास्त्र से संबंधित है। संपूर्णता की बात तो यानी समष्टि से आपका हो जाएगा। ओके, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए डेडेस का प्रयोग किया जाता है। अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य से प्रयोग किया जाता है। M1 और M2 डेडेस मुद्रा कहलाती है, संकुचित मुद्रा कहलाती है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्ता सत्य, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, तो आपका असत्य हो जाएगा। भाई एक के स्थान पर हम दूसरे का प्रयोग कर लें, वो कौन सी वस्तु होती है? वो स्थापन वस्तुएं होती हैं। कॉफी नहीं मिल रहा, चाय के यूज आएंगे, चाय नहीं मिल रहा, कॉफी आ जाएंगे इस पार से। तो एक के स्थान पर दूसरे, कोको कोला नहीं अच्छी लग रही है, नहीं मिल रहा, पेप्सी आ जाएगा, पेप्सी नहीं मिल रही, कोको कोला इस पार। तो एक के स्थान पर दूसरा में प्रयोग कर रहा है, तो वो आपकी स्थापन वस्तु है। पूरक वस्तु में क्या है? एक वस्तु दूसरे पर निर्भर रहती है। ओके, जैसे कार और पेट्रोल का संबंध हो जाता है, पेन और स्याही के संबंध, तो ये आपके पूरक वस्तु है। ओके, जैसे अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, तो सत्य हो जाएगा। वस्तु की समान कीमत पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है, बिल्कुल सत्य है। लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। भोग फलन आय तथा बचत का संबंध की व्याख्या करता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार शेष का संबंध व्यापार की दृश्य मदों से होता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। कीमत तथा मांग में हमेशा सीधे संबंध होता है, असत्य हो जाएगा। ये विपरीत संबंध होता है, यानी किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मांग घट जाती है। यदि किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है। ओके, तो विपरीत संबंध होता है, ना कि सीधा। अल्पकाल में उत्पादन के केवल स्थिर साधन होते हैं, तो असत्य हो जाएगा। पूर्ति का नियम कीमत तथा पूर्ति के बीच विपरीत संबंध है, तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, इसमें विपरीत नहीं, इसमें सीधा संबंध होता है। ओके, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोक्ता के लिए खरीदा जाता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को अपूर्ण रोजगार संतुलन कहा जाता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आय का या उपभोग कर लिया जाता है, तो निवेश किया जाता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है बजट रेखा का दूसरा नाम, तो बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहा जाता है। बाजार में एक वस्तु के क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या किस प्रकार के बाजार की विशेषता? तो ये आपकी पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है, उसकी विशेषता होती है। उसमें क्या है, जो क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, मतलब अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साधनों की मांग किस प्रकार की मांग है? तो एक लोचदार मांग है। राशि की गणना किस विधियों द्वारा की जाती है? तो उत्पादन या मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सब विधि से होती है। कौन सी बैंक द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है? तो व्यवसायिक बैंक राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेगा क्या कोर्स में? ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आएगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएगा, साथ ही अलग से 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले वस्तुनिष्ठ, इस बार से भी क्वेश्चन आपको रहेंगे, प्रैक्टिस पूरी अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर रहेगा, मतलब कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा। 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। कोर्स की फीस दोस्तों 199 रुपये रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण मांग या समग्र मांग की अवधारणा किसने दी थी, किसने दी थी? व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती है? दृश्य मदें शामिल होती हैं। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार से होती है? अत्यधिक लोचदार होती है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको पढ़ाते समय मैंने समझाया था। पूर्ति की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। टमाटर का बाजार किस प्रकार का बाजार का उदाहरण? एक अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण होता है। ओके, नेक्स्ट है, किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना समानता कितने वर्ष में की जाती है? तो 1 वर्ष में की जाती है। व्यापार चक्रों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। किसने कहा पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है? तो जे.बी. से ने कहा था। ओके, जैसे लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? तो मांग और पूर्ति करती है। सही जोड़ी की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस प्रकार से आपकी रहने वाली है। सही जोड़ी में देख लेते हैं। पहला हमारा निम्न कोटि या निम्न स्तरीय वस्तु हो जाएगा दोस्तों, हमारा गिफिन वस्तु भी कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तु गिफिन वस्तु कहलाती है, जैसे मोटे अनाज वगैरह। ओके, स्थिर लागत हो जाएगा तो आपकी एफसी हो जाएगा। वस्तु की मांग हो जाएगा दोस्तों आपका उपभोक्ता द्वारा। मूल्यह्रास को कहेगा तो आपका प्रतिस्थापन व्यय। सामूहिक पूर्ति कहा जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा समष्टि अवधारणा। फिर आपका कर राजस्व हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा राजस्व प्राप्ति। एमपीएस हो जाएगा दोस्तों आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आगे देख लेते हैं। आगे जैसे बेरोजगार मांग, तो बेरोजगार मांग दोस्तों हमारा हो जाएगा आवश्यकता की वस्तु है। ओके, बेरोजगार मांग किसमें होती है? आवश्यकता की वस्तुओं में होती है। ओके, नेक्स्ट है परिवर्तनशील लागत, तो ये हो जाता बीसी। मजदूरी दर का निर्धारण, तो मजदूरी दर का निर्धारण श्रम की मांग या जब श्रम की पूर्ति के बराबर होती है। अंतिम वस्तुएं तो हो जाएगा भौतिक पूंजी स्टॉक। फिर हो जाएगा दोस्तों आपका बचत, तो बचत है आपका आय उपभोग। उधार आप लेना, उधार लेना है तो उधार पूंजीगत प्राप्तियां हैं। चालू खाते की मदें, तो चालू खाते की मदें हो जाए आयात और निर्यात। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करा दी, साथ ही पार्ट 1 में भी मैंने कुछ ऑब्जेक्ट आपको बताए थे, तो उनके मैंने आपको तैयार करा दिए। ओके, अगर मैं आपसे सोच रहा हूँ कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर एक ही वीडियो में मैं आपके जितने भी चैप्टर हैं 11 चैप्टर आपके लगभग सभी के एक साथ आपको बता दूं, मैराथन लाया जाए, चाहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर अच्छे से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम चैनल था इसमें 80,000 से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए थे अपने साथ, वो हैक हो चुका है। उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है, पता नहीं कैसे क्या हैकर कर लेते हैं, वो पूरा हट चुका है मेरे से। ओके, तो उसका टेलीग्राम से आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम किसी सुनता ही नहीं है। तो नया टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बनाया है, तो जो पहले वाला तो उसे आपको अगर जुड़े हुए तो हट जाइएगा, और जो अभी मैंने आपको बनाया उससे आपको ज्वाइन हो जाना होगा। और ये आपका सर्च करेंगे अनुराग साड़ी क्लास है, या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उससे आप क्या ज्वाइन हो जाइएगा। साथ ही दोस्तों क्या है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।